दिल्ली के चुनाव में ओवैसी की पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन इसका असर तमाम मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर होने वाला है, क्योंकि जिस एजेंडे के साथ ओवैसी चुनावी मैदान में उतरे हैं, अपने प्रत्याशी शिफाउर रहमान और ताहिर हुसैन के लिए तबलीगी जमात की एंट्री करवा चुके हैं, बिजली पानी की जगह तमाम मुद्दों को मुसलमानों के आत्मसम्मान से जोड़ रहे हैं, उससे कई सीटों पर सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को फर्क पड़ने वाला है। आम आदमी पार्टी ने तबलीगी जमात के ऊपर FIR दर्ज करा के पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ एक झूठा प्रोपेगेंडा मुहैया किया। और तबलीगी जमात के बहाने ओवैसी के टारगेट पर एक बार फिर अरविंद केजरीवाल आ चुके हैं। ओवैसी न सिर्फ मुस्लिमों को एकजुट करने के लिए मुस्तफाबाद से शाहीन बाग के चक्कर काट रहे हैं, बल्कि आम आदमी पार्टी का कनेक्शन RSS से भी जोड़ रहे हैं। 2025 में है, वो सही कह रहे हैं, 25 में भी हैं, 27 में भी आएंगे, 2027 में 2029 में भी आएंगे बराबर आएंगे। उनका जो लीडर छोटा रिचार्ज है उसको कुछ नहीं कह रहे हैं, उसने RSS को लव लेटर लिखा, उनके बड़े अब्बू हैं क्या मोहन भागवत। ओवैसी इसलिए भी आम आदमी पार्टी को टारगेट में ले रहे हैं क्योंकि दिल्ली में मुस्लिम वोट बैंक की संख्या अच्छी खासी है। मुस्लिम मतदाता करीब 20 लाख है, करीब 10 सीटों पर निर्णायक भूमिका में है। यहाँ जीत हार का फैसला मुसलमान करते हैं। माना जाता है कि मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस और आप के पास रहता है। यहाँ तक कि पिछले चुनाव के एक मुश्त आम आदमी पार्टी को मुसलमानों ने वोट दिए। अब इसी पैटर्न को बदलने के लिए ओवैसी पिछले कई दिनों से दिल्ली में चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। चुनाव हो रहा है तो केजरीवाल ओखला की आवाम से कह रहा है वोट कट जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। मेरी एक सवाल का जवाब दो ओखला की जनता, हम वोटर हैं या हम शहरी हैं? हम वोटर हैं या सिटीजन हैं? हालांकि जिस प्रत्याशी के दम पर ओवैसी दिल्ली में आम आदमी पार्टी से दो हाथ करने जा रहे हैं, उन दोनों पर दंगे का आरोप है और दोनों ही कस्टडी में पैरोल पर जेल से बाहर हैं। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था। ये लड़ाई दिल्ली पर वर्चस्व के लिए लड़ी गई थी, लेकिन दिल्ली की मौजूदा सियासत में पानीपत तो है नहीं, लेकिन सियासी पथ पर पानी के लिए जरूर पिछले कई दिनों से जंग चल रही है, जिसमें एक तरफ आम आदमी पार्टी है तो दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस और सेंटर में चुनाव आयोग है, जहां नोटिस के बाद अरविंद केजरीवाल यमुना में जहर के सबूत पेश करने पहुंचे थे। क्योंकि मैली यमुना के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने जो आरोप हरियाणा सरकार पर लगाए थे, चुनाव के वक्त यमुना के पानी में जहर मिलाने की बात कही थी, उसकी शिकायत पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया और बैक टू बैक 2 नोटिस भेजकर अरविंद केजरीवाल को सबूत और तथ्यों के साथ हाजिर होने का फरमान सुना दिया, जिस पर आज सवाल जवाब भी हुए। इलेक्शन कमीशन ने पूछा पानी में किस तरह का जहर मिक्स था। केजरीवाल ने कहा अमोनिया। चुनाव आयोग ने कहा सबूत क्या है। केजरीवाल ने कहा जल बोर्ड की CEO की चिट्ठी में अमोनिया की मात्रा बताई गई है। इलेक्शन कमीशन ने पूछा मेथोडोलॉजी क्या है। केजरीवाल ने कहा जल बोर्ड के एक CEO से कंफर्म करें। सवाल जवाब से पहले अरविंद केजरीवाल ने जनता के सामने सबूत पेश करने की कोशिश की। 3 बोतलों में पानी भरकर इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को पानी पीने की चुनौती दी। साथ में हम अपनी 3 बोतलें भी ले जा रहे हैं पानी की, 7 ppm पानी की। वो तीनों बोतलें हम चुनाव आयोग को सौंप के आएंगे। हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर चुनाव आयोग को लगता है कि उसमें जहर नहीं है तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तीनों चुनाव आयोग उस 7 ppm अमोनिया वाले पानी को पूरे देश के सामने पी के दिखा दें। तो वहीं बीजेपी अरविंद केजरीवाल के इस बयान को चुनावी छलावा बता रही है और आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि दिल्ली की जनता को जहरीला पानी नहीं पीने देंगे। छलावों का प्रयोग जो अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, ये पहली बार देख रही हूँ। ऐसा लगता है कि आगामी चुनावों में उनको अपनी हार दिखती है, इसीलिए वो इतने ज्यादा शर्मनाक झूठ का सहारा ले। किसी को भी जहरीला पानी नहीं देंगे। हम हरियाणा से लड़ लेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाके ईंट से ईंट बजाएंगे, मगर हम जहरीला पानी, अमोनिया वाला पानी आगे दिल्ली वालों को नहीं देंगे। इस पानी की लड़ाई में जो तथ्य, जो सबूत अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को सौंपे, उसमें कितनी सच्चाई है, ये फैसला इलेक्शन कमीशन को लेना है। यमुना के पानी में जहर के आरोपों को लेकर दिल्ली और हरियाणा के बीच भी अब जंग तेज हो गई है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा पर यमुना में जहर डालने का आरोप लगाया तो हरियाणा के मुख्यमंत्री उन्हें जवाब देने के लिए दिल्ली पहुंच गए। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वजीराबाद में यमुना घाट का दौरा किया।
इस दौरान अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए दिल्ली को लोगों को गंदा पानी पीने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। सीएम नायब सिंह सैनी अपने साथ हरियाणा का पानी भी बोतल में भरकर लाए थे। केजरीवाल का पानी है जो दिल्ली के लोग पिछले 10 वर्षों से ये गंदा पानी पीने में मजबूर हो रहे हैं। ये हम हरियाणा से जो पीछे से पानी आ रहा है यमुना में, पवित्र नदी में, ये हम पहुंचा रहे हैं। मैं इसको पी करके आया हूँ, मैंने ये पानी पिया है, परंतु केजरीवाल अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अनर्गल प्रचार, अनर्गल आरोप लगा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के सीएम पर पलटवार किया। एएपी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि नायब सैनी यमुना का पानी पीने का नाटक कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की आवाज उठाने के बाद ही यमुना में अमोनिया का लेवल कम हुआ है। देर से ही सही, यमुना में बीजेपी की नाव पर अब कांग्रेस भी सवार हो चुकी है। राहुल गांधी जहरीली सियासत के अखाड़े में अब छलांग लगा चुके हैं और यमुना में फैली गंदगी, जहरीले झाग को लेकर अरविंद केजरीवाल को घेर रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल को चुनौती दी है। यमुना न सही, दिल्ली में डायरेक्ट टोंटी का पानी ही पीकर दिखा दें। राहुल गांधी ने यह वीडियो उस वक्त जारी किया है जब दिल्ली में मैली यमुना पर मल्लयुद्ध चल रहा है। यमुना में पानी के रंग पर जंग छिड़ी है। ऐसे में अब राहुल गांधी भी योगी पैटर्न पर अरविंद केजरीवाल को चैलेंज दे रहे हैं। जिस यमुना के सफाई के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सियासत में रिकॉर्ड बहुमत के साथ काबिज हुए थे, अब उसी मुद्दे पर बीजेपी के बाद कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी को चुनौती दे रही है। मैं चैलेंज देता हूं केजरीवाल जी, आप दिल्ली के लोगों को गंदा पानी पिलवाते हो। यमुना जी का पानी छोड़ो, यहाँ जो पानी मिल रहा है उसी को पी के दिखा दो। यहाँ तक कि केजरीवाल के प्रतिद्वंदी संदीप दीक्षित ने तो उन्हें यमुना के साथ ही दिल्ली में विकास के तमाम मुद्दों पर 1-to-1 की पेशकश कर दी। आ जाइए, क्या दिक्कत है? आपने कहा मैंने इतने बढ़िया काम किए हैं, मैंने उन हर कामों पे आपको सवाल पूछा है। एक ही शर्त रखी है कि जो भी बोलना वो कागजी बोलना जिसके आपके पास आंकड़े हो, सही के। इन्होंने जहरीली बनाई, उसके लिए मैं दोषी मानता हूं आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार। यानी सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस के भी टारगेट पर है। दिल्ली में एक और लड़ाई कैश कांड पर चल रही है, जिसमें कल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिल्ली आवास पर छापेमारी हुई। ऐसे में इस एक्शन पर अब आम आदमी पार्टी का आक्रामक रिएक्शन सामने आया है। खुद अरविंद केजरीवाल 2 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ चुनाव आयोग पहुंच गए। चुनाव आयोग से सवाल किया और पूछा सिर्फ आम आदमी पार्टी पर ही कार्रवाई क्यों हो रही है, क्यों आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी गंभीर आरोप लगा दिए। पूरे दिल्ली के अंदर खुलेआम पैसे बट रहे हैं, पूरे दिल्ली के अंदर खुलेआम सामान बट रहे हैं, पूरे दिल्ली के अंदर खुलेआम जूते बट रहे हैं, जैकेट बट रहे हैं, शॉल बट रहे हैं, साड़ियाँ बट रही हैं, सब कुछ बट रहा है, लेकिन चुनाव आयोग को दिखाई नहीं दे रहा। कह रहे हैं सबूत नहीं है। चुनाव आयोग की इस लड़ाई में अरविंद केजरीवाल बेहद आक्रामक हो चुके हैं और इलेक्शन कमीशन को बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दे रहे हैं। अगर इस चुनाव आयोग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए और बीजेपी के खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत नहीं दिखाई तो पूरी दुनिया के अंदर भारतीय जनतंत्र बदनाम होगा, पूरी दुनिया के अंदर चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग बदनाम होगा। अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने लगातार संवैधानिक संस्थाओं पर हमेशा सवाल उठाए हैं और इस कड़ी में अब वो चुनाव आयोग में जिस प्रकार का सवाल उन्होंने चुनाव आयोग में उठाया है, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। दिल्ली में चुनावी सरगर्मी के बीच एक और तस्वीर मुंडका से आई है। यहाँ निर्दलीय उम्मीदवार रामवीर शौकीन के ऑफिस में तेज रफ्तार कार जो है वो जा घुसी, जिसमें प्रत्याशी समेत कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें एक सफेद रंग की कार बाहर खड़े लोगों को रौंदते हुए ऑफिस के अंदर घुस जाती है। हादसे में घायल निर्दलीय उम्मीदवार गैंगस्टर नीरज बवाना के मामा हैं, जिनका आरोप है कि उनके ऊपर जानबूझकर हमला करवाया गया है। दावा किया जा रहा है कि राजनीतिक द्वेष में हमला करवाया गया और इसे हादसे का नाम दिया गया। हैरानी तो इस बात की भी है कि रामवीर शौकीन के पैर में फ्रैक्चर हो गया। वो स्ट्रेचर पर लेटे हैं, लेकिन इस हालात में भी वो वोट की अपील करना नहीं भूले। 5 तारीख में वोट ये है, 1 लाख के ऊपर वोट आई थी। सब अपनी मेरी माता बहनों सब तुम वोट दे, परिवार के जो जानवर है सब वोट दिलवाओ। 2 जगह में हड्डी टूट गई है पैर की। हालांकि जो आरोप निर्दलीय उम्मीदवार अपने विरोधियों पर लगा रहे हैं, उसके खिलाफ अब पुलिस जांच कर रही है और घटना में शामिल कार सवार की भी तलाश की जा रही है।
संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया। विदेश मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आम बजट कल पेश करेंगी। बजट सत्र के आगाज से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने खुलकर भारत के मामलों में विदेशी दखल की ओर इशारा किया और संसद में विपक्ष के हंगामों को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब से केंद्र में उनकी सरकार बनी है तब से ही एक तरह का ट्रेंड चल रहा है। संसद सत्र से ठीक पहले विदेश से कोई न कोई ऐसी रिपोर्ट आ जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है जिसे यहाँ विपक्ष लपक लेता है और फिर खूब हवा देता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले संसद परिसर में कही। उन्होंने कहा कि उनके पीएम कार्यकाल में ऐसा पहली बार हो रहा है जब सत्र में बाधा पहुंचाने के लिए कोई विदेशी साजिश नहीं हुई है। 2014 से लेकर अब तक शायद एक पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं पड़ती है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इशारा उन मुद्दों की तरफ था जिन्हें विदेश में संसद सत्र में बाधा पहुंचाने के लिए सत्र शुरू होने से पहले या सत्र के दौरान खूब उछाला गया था। विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है 10 साल से, यानी 14 से देख रहा हूं। हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे और यहाँ उसको हवा देने वालों की तो कमी नहीं है। बजट सत्र 2023 से पहले गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री रिलीज। बजट सत्र 2023 से पहले ही हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी। वहीं बजट सत्र 2021 के दौरान किसान आंदोलन पर ग्रेटा थनबर्ग का बयान सुर्खियों में था। इसके अलावा मॉनसून सत्र 2021 के बीच में पेगासस रिपोर्ट भी आई थी। प्रधानमंत्री मोदी का बयान संसद सत्र से पहले आना संयोग नहीं प्रयोग की तरफ इशारा कर रहा था, जिसे विपक्ष ने खूब लपका और सदन में हंगामा किया। बीजेपी के कई नेता पहले भी संसद सत्र से ठीक पहले भारत में सनसनी फैलाने की कोशिश करती विदेशी रिपोर्ट्स की टाइमिंग पर सवाल उठा चुके हैं। संसद सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर पुअर लेडी शब्द का इस्तेमाल किया, जिसके बाद बीजेपी ने सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी को घेरा और जमकर हमला बोला। बजट सत्र के पहले दिन जैसे ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सदन में अपना भाषण खत्म किया तो विपक्ष दलों ने उनके भाषण को लेकर सरकार पर हमला बोल दिया। इस दौरान कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की शान में गुस्ताखी कर दी और ऐसा बयान दिया कि विवाद ही खड़ा हो गया। No comment. No, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again and again. No, she could hardly speak for me. सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने राष्ट्रपति पर निशाना साधा तो बीजेपी ने पलटवार किया। उनको माफी मांगनी चाहिए। देश की महिला राष्ट्रपति जी हैं, देश की एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। हमारे उड़ीसा क्यों हैं? ये उड़ीसा का अपमान है, भारत की आदिवासी समाज के अपमान है। वहीं सोनिया गांधी के बयान के बाद राष्ट्रपति भवन ने भी सोनिया गांधी को जवाब देते हुए बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि सोनिया गांधी का बयान स्वीकार्य नहीं है। सोनिया गांधी के बयान में सच्चाई नहीं है। राष्ट्रपति अपने अभिभाषण के दौरान थकी नहीं थी। ऐसा बयान राष्ट्रपति के पद की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। दुर्भावनापूर्ण और खराब बयान से बचना चाहिए। राष्ट्रपति बनने से पहले ही कांग्रेस द्रौपदी मुर्मू पर हमलावर रही है, लेकिन इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठी महिला पर विवादित बयान देकर सोनिया गांधी ने अपनी पार्टी को मुसीबत में डाल दिया है। संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। कल यानी शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पेश करेंगी। बजट सत्र के दौरान विपक्ष कई बड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं इस सत्र में कई अहम बिल भी पेश करने के कयास लगाए जा रहे हैं। बजट सत्र के दौरान विपक्ष कई मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरता नजर आएगा। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार ने पहले भी गरीबों और किसानों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की थी, लेकिन जमीनी स्तर पर इन योजनाओं का असर बहुत कम ही देखने को मिला है। इसके अलावा आर्थिक मंदी, महाकुंभ में भगदड़, महाकुंभ में वीआईपी को स्पेशल ट्रीटमेंट, वक्फ बोर्ड पर जेपीसी की रिपोर्ट, अंबेडकर का अपमान, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी, किसान आंदोलन जैसे मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। इश्यूज है उनके बारे में बात नहीं करते, जवाब नहीं देते। पिछला सेशन देखा, चर्चा ही नहीं की। वक्फ बोर्ड पर जेपीसी की रिपोर्ट और महाकुंभ में भगदड़, बजट सत्र के दौरान इन दो मुद्दों पर सबसे ज्यादा हंगामे के आसार हैं। इतना बड़ा मुद्दा पार्लियामेंट में नहीं उठेगा, इसका कोई मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं उठेगा? पूरी तरीके से उठेगा।
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है और 2 कार्यकाल की तुलना में इस बार लोकसभा में बीजेपी के पास 240 ही सीटें हैं। ऐसे में विपक्ष मोदी सरकार पर दबाव बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुए हादसे को लेकर जहां एक तरफ न्यायिक आयोग की टीम हादसे की जांच में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर सियासत भी अब तेज हो गई है। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ हादसे में साजिश से इनकार करते हुए इसे योगी सरकार की नाकामी करार दिया। साजिश नहीं है, सरकार अपनी नाकामी छिपा रही है और सबसे बड़ी बात है जो अभी भी लोग फंसे हैं सड़कों पर, उनका इंतजाम करें, डीजल पेट्रोल का इंतजाम करें, उन्हें सुरक्षित पहुंचाने का इंतजाम करें। जब आपने प्रचार इतना किया तो इंतजाम क्या किया? महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर कांग्रेस भी व्यवस्था को लेकर योगी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। बड़ी देर कर दी आते आते। जब एक वीआईपी घाट अरैल में बना हुआ है तो लोग जाते उधर से नहा के चले जाते। ये जो हमारे बड़े बड़े नेता भाजपा के मंत्रीगण थे, बहुत बड़े, वो जिस तरीके से नहाने के बाद एक आश्रम दूसरा आश्रम, एक अखाड़ा दूसरा अखाड़ा जाके घंटों दर्शनार्थियों को रोक रहे थे। वहीं बीजेपी विपक्ष पर सियासी फायदे के लिए महाकुंभ हादसे पर हल्ला मचाने का आरोप लगा रही है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर दूसरे अमृत स्नान के दिन मची भगदड़ की जांच अब शुरू हो गई है। जांच आयोग के 3 सदस्यों की टीम ने प्रयागराज पहुंचकर अपना काम भी शुरू कर दिया है। रिटायर्ड जस्टिस हर्ष कुमार, रिटायर्ड डीजीपी वीके गुप्ता, रिटायर्ड आईएएस डीके सिंह की 3 सदस्यीय टीम सर्किट हाउस पहुंची। न्यायिक आयोग की ये टीम भगदड़ की वजह, लापरवाही और जिम्मेदारी के एंगल से जांच कर रही है। कारण क्या है उसके और आगे ना हो, ये 2 कारण मुख्य हैं। क्या सुझाव ताकि भी चिन्हित किए जाएंगे? जी, जो जिम्मेदार अफसर हैं, हाँ सब देखना होगा। सर्किट हाउस से भगदड़ के बारे में जानकारी के बाद न्यायिक जांच की टीम संगम नोज पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। इस दौरान डीआईजी वैभव कृष्ण और मेला अधिकारी ने टीम को हादसे के बारे में बताया। न्यायिक आयोग की टीम घायलों और डॉक्टर्स का बयान लेने के लिए स्वरूप रानी अस्पताल भी पहुंची। महाकुंभ में भगदड़ का मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। हादसे की सीबीआई जांच की मांग को लेकर एक पिटीशन भी दाखिल की गई है, जिसमें अफवाह फैलाकर हादसा करवाने का जिक्र है। वहीं महाकुंभ में भगदड़ जैसे हालात दोबारा ना बने, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निगरानी की कमान अपने हाथों में ले ली है। सीएम योगी ने प्रयागराज महाकुंभ का हवाई सर्वे किया, महाकुंभ की व्यवस्थाओं को भी देखा। महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर जितनी मुंह उतनी बातें हो रही हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर आज एक बड़ा बयान दे दिया। महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर एक और जहां योगी सरकार जांच में जुटी है, तो दूसरी ओर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भगदड़ को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने महाकुंभ में उमड़ी ज्यादा भीड़ को तो भगदड़ की वजह माना, लेकिन साथ ही साथ इसे साजिश का हिस्सा बताते हुए हिंदुत्व की छवि खराब करने की साजिश भी बताया। प्रायोजित षड्यंत्र है, दुखद है, हृदय विदारक है और अकल्पनीय है, पर इसके पीछे बहुत बड़ी साजिशें हैं। भीड़ तो कारण है ही है, पर इसका कुछ ना कुछ साजिश का हिस्सा है, जो छोटी-छोटी घटनाओं को इशारा करके हिंदुत्व की छवि को खराब करवाना चाहे। मौनी अमावस्या पर 29 जनवरी की रात दूसरे अमृत स्नान के दौरान संगम तट पर भगदड़ मच गई थी, जिसमें करीब 30 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं महाकुंभ में ऐसा हादसा दोबारा ना हो, इसके लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। वसंत पंचमी और तीसरे और अंतिम अमृत स्नान पर्व को देखते निर्धारित रूट पर यहां डायवर्जन व्यवस्था लागू की गई है और सिर्फ मेला क्षेत्र में नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। बिहार की कानून व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। इस बार बदमाशों ने सासाराम के कांग्रेस सांसद मनोज राम पर हमला बोल दिया और पुलिस की मुस्तैदी के बावजूद सांसद पर ईंट पत्थर बरसाने लगे, जिस पर अब सियासत भी खूब हो रही है। सांसद पर हमले की ये तस्वीर बिहार के कैमूर की है, जहां काफिले में जा रहे कांग्रेस सांसद पर कुछ शरारती तत्व पत्थरबाजी करने लगे। इस दौरान जब सांसद की सुरक्षा में पुलिसकर्मी आगे आए तो बदमाशों ने उन्हें भी निशाना बनाया और खदेड़ दिया। तभी तेजी से दौड़ता हुआ एक शख्स पुलिस को धक्का देते हुए सांसद के करीब जा पहुंचा और उनके सिर पर पत्थर से हमला कर दिया और सांसद का सिर फोड़ दिया। सांसद पर हुए इस हमले के बाद बिहार की सियासत गर्मा चुकी है। आरजेडी नीतीश सरकार पर हमला बोल रही है तो जेडीयू तेजस्वी यादव को गुंडा राज के दिनों की याद दिला रही है।
बिहार में ऐसा कोई दिन नहीं है जहाँ 500 राउंड गोलियां नहीं चलती हो। बिहार में प्रतिदिन 500 राउंड गोलियां चल रही हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। तेजस्वी यादव ठोक ठाक और ठोकने की बात कर रहे हैं। अरे राजनीतिक रूप से आपने तो ठोक ही दिया अपने पिता को। पुलिस के मुताबिक विवाद में इस घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन इस हमले में जो भी शामिल थे उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। हमलावरों को एक एक कर गिरफ्तार किया जा रहा है। बिहार के पटना में 70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर हल्ला बोल प्रदर्शन जारी है, लेकिन अब प्रदर्शन मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कल प्रदर्शन में शामिल कई 350 करीब अभ्यर्थियों पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने 2 कोचिंग संचालकों समेत 42 लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही 350 अज्ञात लोगों के खिलाफ सचिवालय थाने में केस दर्ज हुआ है। पुलिस के मुताबिक ज्यादातर प्रदर्शनकारियों को राज्य की राजधानी के बाहर से लाया गया था। सैकड़ों प्रदर्शनकारी दूसरे राज्यों से भी आए थे। इससे पहले 30 जनवरी को पटना के आयकर गोलंबर, लोहिया चक्रपथ और साथ ही बेली रोड समेत कई जगहों पर बीपीएससी अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया था। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में ड्रेस कोड लागू किए जाने पर दिल्ली के शक्तिपीठ कालकाजी मंदिर के पीठाधीश्वर की प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने इसे स्वागत योग्य निर्णय कहा है। कालकाजी मंदिर के पीठाधीश्वर सुरेंद्रनाथ अवधूत के मुताबिक इससे भारतीय पारंपरिक परिधान को बढ़ावा मिलेगा। मंदिर में छोटे और कटे फटे कपड़े जिनमें नग्नता दिखाई देती हो, ऐसे कपड़े पहनकर आने वाले लोगों को मंदिर में प्रवेश देने से वर्जित किया जाना चाहिए और ये निर्णय स्वागत योग्य है। शक्तिपीठ कालकाजी मंदिर के पीठाधीश्वर का मानना है कि मंदिर आस्था का केंद्र है और यहाँ कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। दर्शन करने वाले श्रद्धालु अगर भारतीय पारंपरिक परिधान में आएंगे तो वातावरण भक्तिमय लगेगा, क्योंकि इससे हमारे देश की संस्कृति और मंदिर के प्रति लोगों की श्रद्धा झलकती है। कालकाजी मंदिर के पीठाधीश्वर ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो भारतीय पारंपरिक परिधान में ही मंदिर आए। सिद्धिविनायक मंदिर में लागू हुआ है और हम सभी श्रद्धालुओं से ये निवेदन करेंगे कि वो मंदिर में जब आए तो वो कालकाजी मंदिर के अंदर भी जो शालीन परिधान पहनकर आए। यदि आवश्यकता हुई तो कालका मंदिर में भी इस प्रकार का जो है ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। कालकाजी मंदिर में ड्रेस कोड को लेकर मंदिर कमेटी द्वारा जल्द ही बैठक की जाएगी और ड्रेस कोड लागू करने पर विचार किया जाएगा और अगर जरूरत हुई तो जल्द ही कालकाजी मंदिर में भी ड्रेस कोड लागू होगा। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई ने प्रसिद्ध श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर में नए ड्रेस कोड पर एक विवादित बयान दे दिया है, जिसके बाद अब हंगामा मच गया है। कांग्रेस के नेता हुसैन दलवाई ने सिद्धिविनायक मंदिर में नए ड्रेस कोड के नियम को अनुचित बताया और इसकी तुलना तालिबानी प्रथा से कर दी। ड्रेस कोड वगैरह लागू करने का उनका क्या है? जो लोग ऐसा है कि लोग अच्छी तरह से ही आते हैं, वहाँ उनकी भावना रहती है, श्रद्धा रहती है, इसलिए आते हैं। तो कौन सा ड्रेस लेके आना चाहिए ये क्यों बता रहे हैं मुझे मालूम नहीं। मेरे ख्याल से ये तालिबानी व्यवस्था आहिस्ता आहिस्ता अपने इधर आ रही है। दरअसल श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर ट्रस्ट ने गुरुवार को एक नोटिस जारी कर भक्तों से शालीन कपड़े, खासतौर पर भारतीय परिधान पहनकर आने का आग्रह किया था और छोटी स्कर्ट, जीन्स या खुले कपड़े पहनकर मंदिर आने वालों पर रोक लगा दी थी। लेकिन कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई को मंदिर में ड्रेस कोड तालिबानी प्रथा के बराबर लगती है। उनकी इस विवादित टिप्पणी से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। इससे पहले भी उन्होंने महाकुंभ को लेकर विवादास्पद बयान दिया था, जिस पर भक्तों की तीखी प्रतिक्रिया आई थी और अब एक बार फिर उन्होंने सिद्धिविनायक मंदिर में ड्रेस कोड पर विवादित बयान दिया है। राजस्थान के स्कूलों में 3 फरवरी को सूर्य नमस्कार का आयोजन होना है, लेकिन राजस्थान की बीजेपी सरकार के इस फैसले पर मुस्लिम समाज के लोगों ने आपत्ति जता दी है, जिसके बाद अब सियासत शुरू हो गई। और राजस्थान के शिक्षा विभाग ने जैसे ही आदेश जारी किया, एक धार्मिक विवाद खड़ा हो गया। दरअसल शिक्षा विभाग ने पूरे प्रदेश के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों को 3 फरवरी को होने वाले सूर्य सप्तमी के मौके पर सूर्य नमस्कार कराने का निर्देश दिया है, लेकिन मुस्लिम संगठनों ने इस फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि इस्लाम सूर्य नमस्कार को स्वीकार नहीं कर सकता। ये फैसला धर्म के आधार पर लिया गया है। उस व्यायाम को सूर्य नमस्कार से क्यों जोड़ रहे? सूर्य नमस्कार का मतलब सूर्य को नमस्कार करना, सूर्य को एक तरह से भगवान के रूप में मानकर उसके सामने जो भी चीजें की जाती हैं, जिस तरह की भी आसन किए जाते हैं, वो एक तरह से उसको पूजने के बराबर मानते हैं।
दरअसल 3 फरवरी को सूर्य सप्तमी के अवसर पर स्कूलों में सूर्य नमस्कार का फैसला लिया गया है, जिसमें 78,000 से ज्यादा सरकारी और निजी स्कूलों के छात्र 20 मिनट का अनिवार्य सूर्य नमस्कार करेंगे। इस फैसले ने राजस्थान की सियासत को गर्म कर दिया है। अभिनेत्री से सीधे महामंडलेश्वर बनी ममता कुलकर्णी को बड़ा झटका लगा है। अखाड़ा परिषद ने ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर पद से हटा दिया है। साथ ही लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को भी निष्कासित किया गया है। महाकुंभ में वसंत पंचमी स्नान पर्व से पहले किन्नर अखाड़े ने आचार्य महामंडलेश्वर, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर के पद से बर्खास्त करते हुए अखाड़े से भी निष्कासित कर दिया। किन्नर अखाड़े के संस्थापक ऋषि अजय दास ने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और ममता कुलकर्णी को हटाए जाने का पत्र जारी किया है, जिसमें जिक्र है कि लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी नियम और सनातन परंपरा को ताक पर रखकर कार्य कर रही हैं। ऐसे में इन्हें अखाड़े में रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हद तब हो गई जब इन लोगों ने ममता कुलकर्णी जैसे व्यक्ति को, जिसके ऊपर देशद्रोह का आरोप था, जिसके ऊपर कई प्रकार के संलिप्तता थी, जब देश हित, समाज हित और धर्म हित की बात आई, तब मुझे जो है आज जो है ये घोषणा करना पड़ा और मैं शीघ्र ही इनको जो है नोटिस जारी करूंगा। अजय दास का आरोप है कि जिस धर्म प्रचार प्रसार और धार्मिक कर्मकांड के साथ ही किन्नर समाज के उत्थान के लिए नियुक्तियां की गई थी, वो सब पद से सर्वथा भटक गए हैं। दरअसल ममता कुलकर्णी ने संन्यास की दीक्षा ली थी। संन्यास लेने के बाद ममता को किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनाया गया था। इसका जमकर विरोध हुआ। किन्नर अखाड़ा के अंदर ही इस फैसले पर 2 बड़े गुट आमने सामने आ गए और आखिरकार ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर पद से और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को आचार्य महामंडलेश्वर पद से हटाने का फैसला किया गया। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर मची भगदड़ के बाद शासन और प्रशासन अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। 3 फरवरी को होने वाले अमृत स्नान को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। योगी सरकार ने वसंत पंचमी पर होने वाले अमृत स्नान के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। महाकुंभ में भगदड़ के बाद शासन और प्रशासन इस बार पूरी तरह से मुस्तैद है। 3 फरवरी को होने वाले अमृत स्नान के लिए वीआईपी मूवमेंट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। आम श्रद्धालुओं को असुविधा से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार और मुख्य सचिव मनोज कुमार सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं। वसंत पंचमी से पहले जोनल प्लान के मुताबिक काम किया जाएगा। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष प्लान बनाया गया है। महाकुंभ की स्थिति पर नजर रखने के लिए सीएम योगी ने अपना दिल्ली दौरा स्थगित कर दिया है। शासन और प्रशासन अब 3 फरवरी के अमृत स्नान को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। महाकुंभ के तीसरे अमृत स्नान के लिए अखाड़ों ने भी अपनी तैयारी की है। अखाड़ों की तरफ से वसंत पंचमी स्नान करने आ रहे श्रद्धालुओं के लिए अपील भी जारी की गई है। मौनी अमावस्या में परिस्थितियों की वजह से अखाड़ों ने पूर्ण वैभव के साथ अमृत स्नान नहीं किया था, लेकिन वसंत पंचमी का अमृत स्नान सभी अखाड़े पूरी दिव्यता और भव्यता के साथ करेंगे। सनातन धर्म के ध्वजवाहक 13 अखाड़ों ने भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए वसंत पंचमी के अमृत स्नान के लिए एक अपील जारी की है। अखाड़ों ने अपील की है कि महाकुंभ क्षेत्र में अपने निकट के गंगा या यमुना में स्नान करें, पुण्य फल उतना ही मिलेगा। प्रयागराज महाकुंभ में देश दुनिया से आने वाले करोड़ों भक्त आस्था के संगम में डुबकी लगा रहे हैं। विदेशों से आने वाले भक्त तो महाकुंभ पर्व के दीवाने नजर आ रहे हैं। कोई ऑस्ट्रिया से आ रहा है तो कोई स्पेन से आया है, कोई रूस से आया है तो कोई यूक्रेन से संगम नगरी आया है। विदेशों से आए श्रद्धालु सनातन के इस महापर्व में रम गए हैं और इस अद्वितीय अवसर का हिस्सा बनने के लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं। I feel very special and honored to be here because it's a very special place and very special occasion to be here and together with all the people and awaken the human consciousness and share love and passion and connection with everybody together. महाकुंभ में आस्था के अलग अलग रंग है। हर कोई इस रंग में रंग कर खुद को धन्य महसूस कर रहा है। जर्मनी के एक श्रद्धालु को तो महाकुंभ से इतना प्यार हो गया कि वो खुद को गर्व से हिंदू कहते हैं। I feel so blessed and honored to be here to share this moment of pure cosmic consciousness together with all these people here. It's just amazing and like I feel so light inside, you know. Just this vibration here makes us to enter a higher frequency. महाकुंभ की आभा ही कुछ ऐसी है कि जो भी यहाँ आता है वो यही का हो जाता है। महाकुंभ मेले में भारतीय आध्यात्मिकता का आकर्षण विदेशी नागरिकों को अपनी ओर खींच रहा है। विदेशों से आए श्रद्धालुओं में एक अलग ही उमंग देखने को मिल रहा है।
कोई हर हर गंगे बोलकर आस्था के संगम में डुबकी लगा रहा है, तो कोई मंत्रोच्चार और हरिनाम की माला जप रहा है। उम्मीद है कि इस महाकुंभ में 30 लाख विदेशी श्रद्धालु आएंगे और सनातन के महापर्व में शामिल होंगे। प्रयागराज में महाकुंभ लगा है तो अयोध्या काशी में भी मिनी महाकुंभ चल रहा है। प्रयागराज से संगम स्नान के बाद श्रद्धालुओं की भारी भीड़ अयोध्या काशी का रुख कर रही है। आलम यह है कि यहाँ पैर तक रखने की जगह नहीं है। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के बाद काशी में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ रहा है। काशी में श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की आरती करने वाली संस्था ने सामान्य लोगों से आरती में शामिल न होने की अपील की है। प्रयागराज महाकुंभ से पलट प्रवाह के चलते काशी में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के बाद भक्त गंगा आरती में भी शामिल हो रहे हैं। आलम यह है कि घाट पर क्षमता से ज्यादा भीड़ हो रही है। भीड़ इतनी है कि यहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं है। ऐसे में श्रद्धालुओं से गंगा सेवा निधि ने अपील की है। इसीलिए हम लोग गंगा सेवा निधि परिवार की ओर से आप सभी देशवासियों से ये अपील करते हैं कि जब तक भीड़ काफी ज्यादा है तब तक आप लोग गंगा आरती का दर्शन करने न आए। और आप लोग से निवेदन है कि आप लोग जो ऑनलाइन है वहीं से आप लोग देख करके दर्शन कर लें। महाकुंभ से निकला आस्था का सैलाब रामनगरी अयोध्या की ओर भी कूच कर रहा है। अयोध्या की गलियां श्रद्धालुओं से भरी हैं और सड़कें गाड़ियों से जाम है। प्रयागराज से मौनी अमावस्या की भीड़ रामलला के दर्शन के लिए आ रही है। श्रद्धालुओं का बड़ा हुजूम रामनगरी अयोध्या में है। रामलला के दर्शन के लिए यहाँ लंबी कतारें लगी हैं। नजारा ऐसा है मानो यहाँ भी महाकुंभ लग गया है। अमेठी के बॉर्डर पर भक्तों की भारी भीड़ है। प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से सभी बॉर्डर सीज कर दिए हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन पहले से अयोध्या न आने की अपील कर चुका है, लेकिन आस्था के पथ पर श्रद्धालुओं के कदम रुकते नजर नहीं आ रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में महाभीड़ है। प्रयाग जाने वाले हाईवे पर भयंकर जाम लगा है। बेला, कछार और कठेरा में गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। एंट्री के लिए लोगों को घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। लाइन लगी हुई है। जरा ये वीडियो देखिए। बेला कछार पार्किंग तक जाने के लिए सड़क पर दूर दूर तक सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही हैं। अगर किसी तरह से कोई पार्किंग तक पहुंच भी जाए तो यहाँ गाड़ियां खड़ी करने की मारामारी है। बेला, कछार और कठेरा में गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु अपनी गाड़ियों से संगम नगरी पहुंच रहे हैं, जिसके चलते सड़कों पर भयंकर जाम लगा है। प्रयागराज में एंट्री से कई किलोमीटर पहले ही गाड़ियों को रोका जा रहा है। शहर में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए फाफा-मऊ बॉर्डर को सील कर दिया गया है। आलम यह है कि जो लोग स्नान के बाद अपने घर वापस जा रहे हैं वो भी फंस गए हैं। जो बॉर्डर है उसी को बंद कर दिया गया है। पुलिस गाड़ियों को अंदर नहीं जाने दे रही है। लोग यहाँ से निकले हुए हैं अपने अपने घरों को जाने के लिए, लेकिन वो पहुँच नहीं पा रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए तो काफ़ी लंबा जाम है। काफ़ी दूर तक 2, 2.5, 3 किलोमीटर तक जहाँ पे लोग मौजूद हैं, इस वक्त खड़े हैं। गाड़ियां न मिलने की वजह से लोगों को कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। दरअसल मौनी अमावस्या के दिन हुए हादसे से पहले ही प्रयागराज के आसपास 15-20 किलोमीटर के इलाके को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया, जिसके चलते गाड़ी जाने के सभी रास्ते बंद हैं। आलम यह है कि प्रयाग बॉर्डर पर लोग घंटों फंसे रहते हैं। पुलिस वाले गाड़ियों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। 15 किलोमीटर पहले की हालत है। संगम नगरी प्रयागराज से बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। यहाँ जुम्मे की नमाज के बाद मुसलमानों ने कुंभ स्नान करने आए श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया और उन पर फूलों की वर्षा भी की। आपसी सौहार्द की मिसाल पेश करती ये तस्वीर प्रयागराज के जामा मस्जिद चौराहे की है, जहां मौनी अमावस्या पर महाकुंभ स्नान करने आए श्रद्धालुओं का स्वागत किया जा रहा है। जय श्री राम और बम बम भोले की गूंज के बीच ये तस्वीर बेहद खूबसूरत है। नमाजी पुष्प और भगवा अंगवस्त्र से सनातनियों का स्वागत कर रहे हैं और गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश कर रहे हैं। महाकुंभ को लेकर पूरा प्रयागराज भगवामय हो चुका है। यहाँ मुस्लिम भी अब कुंभ के रंग में नजर आ रहे हैं और सड़कों पर उमड़ रही भीड़ का स्वागत कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ कुछ मुस्लिम लोगों को पानी पिलाते भी नजर आए और सौहार्द का संदेश देते दिखे। अब हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं वो आपको सावधान करने वाली खबर है।
अगर आप राह चलते फोन पर बात करते हैं, घर के बाहर बैठकर फोन चलाते हैं या हर वक्त फोन पर मशगूल रहते हैं तो फिर ये खबर आपको देखनी चाहिए, क्योंकि कब आपका फोन छिन जाए ये कोई नहीं जानता। फोन स्नेचिंग की ये तस्वीरें पंजाब के जालंधर की हैं, जहां घर के बाहर बैठकर मोबाइल चला रही लड़की से बाइक सवार लुटेरे ने उसका फोन लूट लिया और फरार हो गए। फोन स्नेचिंग की वारदात वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 लुटेरे फरार होते नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी में आप देख सकते हैं एक लड़की अपने घर के बाहर स्कूटी पर बैठकर मोबाइल फोन चला रही है। इस दौरान बाइक पर सवार होकर 2 युवक आए और मोबाइल छीनकर फरार हो गए। लूट के तुरंत बाद जब लड़की चिल्लाई तो घर से परिवार के और लोग बाहर निकले, मगर तब तक आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। इस वारदात के बाद परिवार के लोगों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद सीसीटीवी के जरिए पुलिस और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं धरती का स्वर्ग माने जाने वाले कश्मीर घाटी में, जहां से बर्फबारी की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो आपका मन मोह लेंगी। और ये तस्वीरें हैं गुलमर्ग की, जहां एक बार फिर बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद बर्फ की चादर से ढक दिया, जिससे गुलमर्ग के पहाड़ चांदी जैसे चमक के साथ निखर गए। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे आसमान से रुई के फाहे बरस रहे हों। इस बर्फबारी ने देवदार के जंगलों को भी गुलजार कर दिया और ऐसा लगने लगा जैसे देवदार के पेड़ों पर सफेद फूल खिल गए हों। बर्फबारी के बीच आसपास के घर भी पूरी तरह से घिर गए। लोग बर्फ के बीच रास्ता बनाकर जाते दिखाई दिए। तो वहीं इस बर्फबारी से सैलानियों की चांदी हो गई। गुलमर्ग पहुंचे पर्यटक बर्फ के मैदान पर स्कीइंग करते दिखे और ऊपर देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गुलमर्ग बर्फिस्तान बन गया हो। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग और ऊंचे स्थानों पर मौसम की ताजा बर्फबारी से पर्यटक बेहद खुश हैं। बर्फ की चादर से ढके इन नजारों को देखकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस ताजा बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में और भी बर्फबारी हो सकती है। महाकाल की नगरी काशी में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहाँ गंगा नदी में 2 नाव आपस में टकरा गई, जिससे क्षतिग्रस्त होकर एक नाव पानी में डूब गई। तो देखिए ये कैसे 2 नाव की टक्कर के बाद एक नाव डूब रही है और लोग एक दूसरे की जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। गंगा की लहरों के बीच मान मंदिर घाट के सामने 2 नावों की आपस में अचानक हुए इस टक्कर से लोगों में चीख पुकार मच गई। जानकारी के मुताबिक इस नाव में करीब 60 लोग सवार थे। नाव टकराने के बाद सभी लोग पानी में डूबने लगे। मौके पर मौजूद गोताखोरों ने लोगों को बचाना शुरू किया। तभी मौके पर एनडीआरएफ और जल पुलिस की टीम पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। रेस्क्यू टीम ने एक तरफ से लोगों को बचाना शुरू किया और नदी में डूब रहे लोगों को बाहर निकाला। हालांकि 2 नावों की टक्कर में 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि नाव में बैठा ये ग्रुप ओडिशा से आया था और ये लोग नाव के जरिए सभी घाट में घूम रहे थे और वाराणसी की खूबसूरती का आनंद ले रहे थे। इसी दौरान ये हादसा हो गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में एक रोमांचक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ट्रैक्टर खींच प्रतियोगिता में 2 ट्रैक्टर्स के बीच शक्ति और चालकों की कुशलता की परीक्षा ली गई। प्रतियोगिता में 2 ट्रैक्टरों को लोहे की मजबूत पट्टी से एक दूसरे से बांधा गया। फिर दोनों के चालकों ने ट्रैक्टर को अपनी दिशा में चलाना शुरू कर दिया। नियम के मुताबिक जो ड्राइवर अपने विपक्षी ट्रैक्टर को 50 मीटर तक खींच ले जाता है, उसे विजेता घोषित किया गया। इस अनूठी प्रतियोगिता में जीतू लोधी ने अपने चालक कौशल का प्रदर्शन करते हुए लगातार 4 मुकाबले जीते और विजेता का खिताब अपने नाम किया। आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने इस रोमांचक प्रतियोगिता का आनंद लिया। विजेता को नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये प्रतियोगिता न केवल ट्रैक्टरों की शक्ति का प्रदर्शन था, बल्कि चालकों की तकनीकी क्षमता और धैर्य की भी परीक्षा थी। सड़कों पर चलते ट्रक तो आपने कई बार देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने ट्रक को हवा में देखा है? जी हाँ, अब हम आपको जो तस्वीरें दिखाएंगे उसमें ट्रक अपना ट्रैक छोड़कर हवा में गोते लगाता हुआ दिखेगा। सड़क का राजा ट्रक इतना भारी होता है कि वो जमीन से चिपक कर चलता है, पर यहाँ तो ट्रक हवा में तैर रहा है। हैरत में पड़ गए ना? पर सच्चाई कुछ और है। इस ट्रक का आगे का हिस्सा तो हवा में दिख रहा है, पर जरा पूरी तस्वीर देखिए। यहाँ ट्रक का बाकी हिस्सा एक पुल पर है। दरअसल ट्रक की ऐसी हालत रफ्तार के कहर का नतीजा है। यहाँ तेज रफ्तार ट्रक दमोह के सुनार नदी के पुल की रेलिंग तोड़ता हुआ हवा में लटक गया। बड़ी बात यह है कि एक बड़ा हादसा होने से टल गया। अगर ट्रक की रफ्तार थोड़ी और तेज होती तो ट्रक और उसमें सवार लोग सीधे नदी में जा गिरते। बताया जा रहा है कि एक गाड़ी को बचाने के चक्कर में ये हादसा हुआ।
बागपत के बड़ौत में लड्डू महोत्सव के दौरान मंगलवार को एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई और अब इस हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है, जिसमें देख सकते हैं लकड़ी का मचान अचानक भरभरा कर गिरने लगा। मचान गिरने से वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग इधर से उधर भागने लगे। मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे की ये तस्वीर बागपत के बड़ौत इलाके की है, जिसमें आप देख सकते हैं कैसे लोग 65 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर रहे हैं। दरअसल बड़ौत में मान स्तंभ पर निर्माण लड्डू महोत्सव के दौरान काफी संख्या में श्रद्धालु लकड़ी के मचान पर चढ़े हुए थे। इस दौरान भीड़ के दबाव में लकड़ियों का मचान भरभरा कर गिर गया, जिसके साथ ही 65 फीट ऊंचाई से कई श्रद्धालु नीचे गिर गए। इस हादसे में 7 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 50 से ज्यादा घायल थे, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। झारखंड की राजधानी में बेखौफ चोरों ने एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इस चोरी की घटना का वीडियो देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि आरोपियों में ना तो कानून का कोई खौफ था और ना ही पुलिस का। हाथ में हथौड़ा, साथ में ताला तोड़ने वाले औजार और चेहरे पर मास्क, इन चारों ने एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इन चारों चोरों ने पुंदा गोपी इलाके के एकलव्य टावर में एक साथ 3 फ्लैट का ताला तोड़कर लाखों के गहने और नकदी उड़ा लिए। इन आरोपियों ने 4 फ्लैट का ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन 3 का ही ताला टूट पाया। इसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम देकर चोर आराम से चलते बने। अनुमान लगाया जा रहा है कि इन चोरों ने 3 फ्लैट से 10 लाख से ज्यादा के जेवरात और 5 लाख रुपए नगद ले गए हैं। जिन फ्लैट को चोरों ने निशाना बनाया वो तीनों फ्लैट अलग अलग फ्लोर पर मौजूद है और उनके मालिक बाहर गए हुए हैं। चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद जब चोर हाथ में चप्पल जूते लेकर फरार हो रहे तो वो सीसीटीवी में कैद हो गए। सीसीटीवी देखने के बाद वो सभी आपस में बात भी कर रहे हैं। हालांकि पुलिस अब सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश कर रही है।